अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के चौथे हिस्से के छठे बाब को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जेन फिलिक्स रिसेप्शन डेस्क पर कोई नहीं था और जब मैंने फ़ोन किया तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, फिर गैलरी में चला गया। पहरादारी के साथ साथ चल पड़ा जहां अलिस्टस की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने एक बार फिर पेंटिंग को देखा, एक बार फिर मैंने उसे समझने की कोशिश की और एक बार फिर मैं नाकाम रहा। तस्वीर के बारे में किसी चीज ने उसकी वजाहत की तरदीद की, वरना उसका जो भी मतलब था, जो मुझे अभी समझना बाकी था, वो क्या था। फिर जैसे ही मैंने किसी चीज को महसूस किया, मेरी सांसें तेज हो गईं। अलिशिया के पीछे अंधेरे में, अगर आपने पेंटिंग को गौर से देखा, तो साए के सबसे तारीक हिस्से इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे एक होलोग्राम जो दो जहतों से तीन जहतों में बदल जाता है। जब आप एक खास जाविये से उसे देखते हैं तो एक और शक्ल फट कर सामने आ जाती है। साए से आगे एक आदमी की शक्ल, अंधेरे में छुपा हुआ आदमी जो देख रहा है, अलीशा की जासूसी कर रहा है। आप क्या चाहते हैं? आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं मुड़ गया। जैन फिलिक्स मुझे देखकर खास खुश नहीं हुआ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पेंटिंग में मौजूद शख्सियत की निशानदही करने और जैन फिलिक्स से उसके बारे में पूछने वाला था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये एक बुरा ख्याल भी हो सकता है। उसके बजाय मैं मुस्कुराया। मेरे पास अभी दो सवालात थे। क्या ये बेहतर वक्त है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको वो सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ। यकीनन अब कुछ नहीं हो सकता। दरअसल कुछ नई चीजें सामने आई हैं। और वो क्या है? ठीक है। एक तो ये कि मैं नहीं जानता था कि अलीशा आपकी गैलरी छोड़ने का सोच रही थी। जैन फिलिक्स ने जवाब देने से पहले एक सेकंड का वक्फा किया। उसकी आवाज सख्त लग रही थी, जैसे रबड़ बैंड फटने वाला हो। आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। उससे आपका क्या मतलब है? अलीशिया मेरी मरीजा है। मेरा इरादा है कि मैं उससे दोबारा बात करूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अगर वो खामोश रहती है तो ये आपके मफाद में हो सकता है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, जब तक कोई भी उसका दस्तबरदार होने की ख्वाहिश के बारे में नहीं जानता, आप उसकी आर्ट वर्क को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक सकते हैं। आप मुझ पर किस चीज का इल्जाम लगा रहे हैं? मैं आप पर बिल्कुल भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। जैन फिलिक्स हंसा। उसको भी देख लेते हैं। मैं अपने वकील से राब्ता करूंगा और हॉस्पिटल से बाज़ाब्ता शिकायत करूंगा। मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे। और ऐसा क्यों नहीं करूंगा? ठीक है, आपने देखा है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने कैसे सुना कि एलिशिया गैलरी को छोड़ने का इरादा कर रही है। जिसने भी आपको बताया है वो झूठ बोल रहा है। एलिशिया ही बोल रही है। क्या? जैन फिलिक्स दंग रह गया। तुम्हारा मतलब? उसने आपसे बात की? एक तरह से। उसने मुझे अपनी डायरी पढ़ने के लिए दी। उसकी डायरी? उसने चंद बार पलकें झपकाई, जैसे उससे मालूमात पर कार्रवाई करने में दुश्वारी हो रही हो। मैं नहीं जानता था कि एलिशिया ने डायरी रखी है। हाँ, उसने डायरी लिखी है। उसने आपकी पिछली चंद मुलाकातों को भी तफसील से बयान किया है। मैंने और कुछ नहीं कहा। मुझे जरूरत भी नहीं थी। ये एक बड़ा वक्फा था। जैन फिलिक्स खामोश था। मैं राब्ते में रहूंगा, मैंने कहा। मैं मुस्कुराया और बाहर निकल गया। जैसे ही मैं सोहो गली में दाखिल हुआ, मैंने जैन फिलिप्स को इस तरह चौंका देने पर खुद को थोड़ा सा कसूरवार महसूस किया, लेकिन मैंने ये जानबूझकर किया था। मैं देखना चाहता था कि छेड़खानी का उस पर क्या असर पड़ेगा। वो कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा, वो क्या करेगा। अब मुझे इंतजार करके देखना था। सोहो से गुजरते मैंने अलीशिया के कजन पॉल रोज को फोन करना चाहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं उस घर में गैर इलानिया तौर पर नहीं जाना चाहता था और पिछली बार की तरह इस्तकबाल का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मेरे सर पर लगी चोट अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। मैंने सिगरेट सुलगाते फोन पर अपना कान और कंधे के दरमियान फंसाया। पहली घंटी पर फोन का जवाब देने से पहले मेरी सांस लेने का बमुश्किल वक्त मिला।
मुझे उम्मीद थी कि ये पॉल होगा, लिडिया नहीं, और मैं खुश किस्मत था। हेलो पॉल, मैं थ्यू फीबर बात कर रहा हूँ। ओह, हेलो दोस्त। माजरत के साथ कि मैं आहिस्ता बात कर रहा हूँ। माँ झपकी ले रही है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हारा सर कैसा है? बहुत बेहतर, शुक्रिया। अच्छा अच्छा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे अलिशिया के बारे में कुछ नई मालूमात मिली है। मैं तुमसे उस बारे में बात करना चाहता हूँ। कैसी मालूमात? मैंने उसे बताया कि अलीशा ने मुझे अपनी डायरी पढ़ने के लिए दी थी। उसकी डायरी? मैं नहीं जानता कि उसके पास एक डायरी भी थी। उसमें क्या लिखा है? सामने बात करना आसान हो सकता है। क्या तुम आज फारिग हो? पॉल हिचकिचाया। बेहतर होगा कि तुम घर ना आओ। अम्मी ठीक है, वो तुम्हारी आखिरी मुलाकात से ज्यादा खुश नहीं थी। हाँ, मैंने महसूस किया था। चौराहे के पास सड़क के आखिर में एक पब है, वाइट बियर। हाँ, मुझे याद है। ये ठीक रहेगा। किस वक्त? 5 बजे के करीब। उस वक्त मैं थोड़ा वक्त निकालने के काबिल हो सकता हूँ। मैंने पीछे से लिडिया के चीखते हुए सुना। जाहिर है वो जाग चुकी थी। मुझे जाना है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। पॉल ने फोन बंद कर दिया। चंद घंटे बाद मैं वापस कैम्ब्रिज जा रहा था। ट्रेन में मैंने मैक्स ब्रैनसन को एक फोन कॉल किया। मैं कॉल करने से पहले हिचकिचाया। उसने पहले भी डोमेडस से शिकायत की थी, इसलिए वो मुझे दोबारा सुनकर खुश नहीं हुआ। लेकिन मैं जानता था कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तानिया ने फोन उठाया। उसकी तबीयत अब बेहतर हो चुकी थी, लेकिन मैं उसकी आवाज में तनाव सुन सकता था। जब उसे एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं लगता मेरा मतलब है मैक्स मसरूफ है। वो सारा दिन मीटिंग में रहता है। मैं वापस कॉल करूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि ये एक अच्छा ख्याल है। मैं मैं पसे मंजर मैक्स को कुछ कहते हुए सुन सकता था और तानिया का जवाब भी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैक्स मैक्स ने फोन पकड़ा और मुझसे बराह रास्त बात की। मैंने तानिया को सिर्फ इतना कहा कि तुम उससे कहो कि तुम भाड़ में जाओ। ओह, तुमने यहाँ फिर कॉल कर कर गलती कर ली है। मैंने पहले ही एक बार प्रोफेसर डोमिनोज से तुम्हारी शिकायत की थी। हाँ, मैं उससे वाकिफ हूँ। बहरहाल कुछ नई मालूमात सामने आई हैं और उनका सीधा ताल्लुक आपसे है। इसलिए मैंने महसूस किया कि मेरे पास आपके साथ राब्ता करने के अलावा और कोई चारा नहीं। कौन सी मालूमात? अलीशिया की एक डायरी है, जिसे कत्ल वाले हफ्तों में लिखा गया था। लाइन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैं हिचकिचाया। अलीशिया ने आपके बारे में कुछ तफसील से लिखा है, मैक्स। उसने लिखा है कि आप उसके लिए रोमानवी जज्बात रखते हैं। मैं सोच रहा था कि एक क्लिक सुनाई दी। उसने फोन बंद कर दिया। सब ठीक चल रहा है। मैंने मैक्स के आगे चारा फेंक दिया था और अब मुझे ये देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि वो कैसा रद्द अमल जाहिर करेगा। मैंने महसूस किया कि मैं मैक्स ब्रैनसन से थोड़ा सा डरता हूँ, जैसे तानिया उससे डरती है। मुझे इसका मशवरा याद आ गया। पॉल से बात करो। उससे पूछो। क्या? उस रात के बारे में कुछ, जिस रात अलिशिया की माँ हादसे में फोत हो गई। जब मैक्स नमूदार हुआ तो मुझे तानिया का चेहरा याद आ गया। वो किस तरह खामोश हो गई थी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। नहीं, मैंने सोचा, मैक्स ब्रैनसन को कम नहीं समझना चाहिए। ये एक खतरनाक गलती होगी। 7वां बाब। जैसे ही ट्रेन कैम्ब्रिज के करीब पहुंची, जमीन की तजनीन हमवार हो गई और दर्जा हरारत कम हो गया। स्टेशन से निकलते ही मैंने अपना कोट पहन लिया। हवा मेरे चेहरे को किसी बर्फीले रेजर की तरह काट रही थी। मैंने पॉल से मिलने के लिए पब का रास्ता लिया। व्हाइट बियर एक पुरानी जगह थी। ऐसा लगता था जैसे गुज़िश्ता सालों के दौरान इमारत की असल ढांचे में कई तब्दीलियां की गई हैं। दो तालिब इलम स्कार्फ में लिपटे बाहर बियर गार्डन में अपने ग्लासेस के साथ हवा का मजा ले रहे थे और सिगरेट नोशी भी कर रहे थे। कई जगह पर आतिशदान में जलने वाली आग की वजह से अंदर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गर्म था, जिसने सर्दी में तस्कीन फराहम की। मैंने शराब पी और पॉल के लिए इर्द गिर्द देखा। बार में कई छोटे कमरे थे और रोशनी भी कम थी। मैंने साए में मौजूद अदादो शुमार को देखा। उसे तलाश करने की नाकाम कोशिश की। मैंने सोचा कि गैर कानूनी मुलाकात के लिए ये एक अच्छी जगह है। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ।
मैंने पॉल को एक छोटे से कमरे में अकेला पाया। वो दरवाजे से हटकर आग के पास बैठा था। मैंने उसके बड़े साइज की वजह से उसे फौरन पहचान लिया। उसकी चौड़ी पीठ ने आग को तकरीबन नजरों से ओझल कर दिया था। पॉल, वो उचक कर आगे बढ़ा। वो छोटे से कमरे में देव जैसा लग रहा था। उसे छत से टकराने से बचने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ा। सब ठीक है? उसने कहा। ऐसा लगा जैसे वो डॉक्टर की किसी बुरी खबर के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। उसने मेरे लिए कुछ जगह बनाई और मैं आग के सामने बैठ गया। अपने चेहरे और हाथों पर गर्म आग को महसूस करने मुझे राहत मिली। यहाँ लंदन से ज्यादा सर्दी है। हवा और भी ज्यादा ठंडी है। आवाज साइबेरिया से सीधी आती है। सब यही कहते हैं। पॉल ने बगैर तौकफ के बात जारी रखी। वाज़िह तौर पर वो बड़ी बड़ी बातें करने के मूड में था। डायरी का क्या मसला है? मैं कभी नहीं जानता था कि लिशन ने डायरी रखी है। हाँ, उसके पास एक डायरी है। और उसने तुम्हें दी? मैंने सर हिलाया। वो डायरी क्या कहती है? डायरी खास तौर पर कत्ल से पहले के आखिरी 2 महीनों की तफसीलात बयान करती है, और कुछ तफसीलात में जिसके बारे में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कौन से तसादात? उसके और तुम्हारे बारे में। तुम क्या कह रहे हो? उसने अपना बियर का गिलास नीचे रखा और देर तक मुझे घूरा। क्या मतलब? ठीक है, तुमने मुझे बताया कि तुमने कत्ल से पहले कई सालों तक अलीशा को नहीं देखा था। पॉल हिचकिचाया। मैंने कहा था। और डायरी में अलीशा कहती है कि वो गैब्रियल के कत्ल होने से चंद हफ्ते पहले तुमसे मिली थी। वो कहती है कि तुम उसके हैम्स्टरडिथ वाले घर में आए थे। मैंने उसे घूरते हुए देखा। वो अंदर ही अंदर झुलस रहा था। वो अपने बड़े जिस्म में अचानक एक लड़की की तरह लग रहा था। पॉल डर गया। ये वाजिया था। उसने एक लम्हा भर के लिए कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नजर मुझ पर डाली। क्या मैं डायरी पर एक नजर डाल सकता हूँ? मैंने सर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब होगा। बहरहाल मैं डायरी अपने साथ नहीं लाया। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ कि डायरी में ये लिखा हुआ है? तुम झूठ भी बोल सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो तुम थे। तुमने मुझसे झूठ बोला, पॉल। मगर क्यों? लेकिन इससे तुम्हारा क्या वास्ता? मुझे डर है। ये मेरा काम है। अलीशिया की खैरियत मेरी फिक्र है। उसकी खैरियत का इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं दी। मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने ऐसा किया। तो फिर तुम बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ था? पॉल ने कंधे उचकाए। एक लंबी कहानी है। उसने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, फिर मान गया। किसी के साथ बात शेयर करने पर मैंने आखिरकार उसको पुरसुकून महसूस किया। मैं बुरी तरह फंस गया था। मुझे एक मसला था। आप जानते हैं कि मैं जुआ खेल रहा था और पैसे हार गया था और उसे वापस करने के काबिल नहीं था। मुझे अपना काम सीधा करने के लिए कुछ नकद रकम की जरूरत थी, और तुमने अलीशिया से पैसे मांगे। क्या तुम्हें पैसे मिले? डायरी क्या कहती है? उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। पॉल ने झिझक कर सर हिलाया। नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उसने कहा कि वो पैसे नहीं दे सकती। वो फिर से झूठ बोल रहा था। मगर क्यों? तो फिर पैसे कैसे मिले? मैंने अपनी बचत में से निकाले थे। मुझे खुशी होगी अगर ये बात हमारे दरमियान रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरी अम्मी को पता चले। मुझे नहीं लगता कि इसमें लिडिया को शामिल करने की कोई वजह है। वाकई? पॉल के चेहरे पर थोड़ा सा रंग वापस आया। वो ज्यादा पुरुमीद नजर आ रहा था। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अलीशा ने कभी तुमको बताया कि उसे शुबा है कि कोई उससे देख रहा है? पॉल ने अपना गिलास नीचे किया और मुझ पर एक हैरत ज़दा नजर डाली। मैं देख सकता था कि उसने पॉल को नहीं बताया था। कौन उसे देख रहा था? आपका क्या मतलब है? मैंने उसे वो कहानी सुनाई जो मैंने डायरी में पढ़ी थी, अलीशा की शुबात के बारे में, जब वो एक अजनबी को देख रही थी और आखिरकार उसे ये खदशा था कि उसके अपने घर में उस पर हमला हुआ है। पॉल ने सर हिलाया। उसका दिमाग कम काम करता था। आपको लगता है कि उसने उसका तस्वर किया होगा? हाँ, इसका कोई भी सबब हो सकता है ना? पॉल ने कंधे उचकाए। तुम्हें नहीं लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा था? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यह मुमकिन है। हाँ, ये मुमकिन है। तो क्या उसने तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया? एक लफ्ज भी नहीं। लेकिन अलीशिया और मैंने कभी ज्यादा बात भी तो नहीं की। आप जानते हैं,
वो हमेशा खामोश रहती है। हम सब एक खानदान के तौर पर थे। मुझे याद है कि एलिशा कहती थी कि ये कितना अजीब था कि वो दोस्तों के घर जाती तो उनके खानदान वाले आपस में हंसी मजाक करते, चीजों के बारे में गुफ्तगू करते, और एक हमारा खानदान था जो बहुत खामोश रहता। हमने कभी बात नहीं की, मेरी माँ के अलावा, जो हुक्म जारी करती थी। एलिशा का वालिद वर्नन, वो कैसा था? वर्नन भी ज्यादा बात नहीं करता था। एवा के मरने के बाद वो भी जहनी तौर पर ठीक नहीं था। उसके बाद वो कभी वैसा नहीं हो पाया, ना ही एलिशिया। इससे मुझे कुछ याद आता है। एक चीज थी जो मैं तुमसे पूछना चाहता था, जिसका जिक्र तानिया ने मुझसे किया था। तानिया ब्रैनसन? तुमने उससे बात की? बहुत मुख्तसर। उसने मशवरा दिया कि मैं तुमसे बात करूं। तानिया ने तुमसे कहा? पॉल के गाल लाल हो गए। मैं उससे अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन वो हमेशा मुझ पर बहुत मेहरबान रही है। वो एक बहुत अच्छी इंसान है। वो एक दो बार मुझसे और अम्मी से मिलने आई थी। पॉल के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, वो एक लम्हे के लिए दूर तक देखने लगा। मैंने सोचा कि वो उससे मोहब्बत करता है। मैं हैरान था कि मैक्स ने उसके बारे में कैसा महसूस किया होगा। तानिया ने क्या कहा? उसने पूछा। उसने मशवरा दिया कि मैं तुमसे इस चीज के बारे में पूछूं, जो कार हादसे के बाद रात में हुआ था। वो तफसील में नहीं गई। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसका क्या मतलब है। मैंने उससे मुकदमे के दौरान बताया था। मैंने उससे कहा था कि वो किसी को ना बताए। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे बताना तुम पर मुनहसर है। अगर तुम चाहो। यकीनन अगर तुम नहीं चाहो। पॉल ने अपना हैट निकाला और कंधे उचकाए। ये बात इतनी भी खास नहीं, लेकिन आपको अलीशिया को समझने में मदद दे सकती है। वो वो झिझक कर खामोश हो गया। कहो। अलीशा। सबसे पहला काम जो अलीशा ने किया, जब वो हॉस्पिटल से घर पहुंची, घर वालों ने उसे उस हादसे के बाद एक रात के लिए अंदर रखा। वो घर की छत पर चढ़ गई। मैंने भी वही किया। हम सारी रात वहीं बैठे रहे, काफी देर तक। उसके बाद अलीशिया और मैं हर वक्त वहां चले जाते। ये हमारी खुफिया जगह थी। छत पर? हॉल हिचकिचाया। उसने सोचते हुए एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। उसने फैसला किया। चलो भाई। वो खड़ा हो गया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 8वां बाब। जब हम करीब पहुंचे तो घर अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ आओ, पॉल ने कहा। मेरे पीछे चलो। घर के पहलू में लोहे की सीढ़ियां मौजूद थी। हमने उस पर अपना रास्ता बनाया। हमारे पैरों के नीचे कीचड़ जमी हुई थी, जो सख्त लहरों में रेजर की शक्ल में थी। मेरा इंतजार किए बगैर पॉल ऊपर चढ़ गया। लम्हा ब लम्हा ठंड बढ़ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या ये इतना अच्छा ख्याल था। मैंने उसका पीछा किया और सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, जो कि बर्फीली और फिसलन भरी थी, जिस पर बैल उगी हुई थी। मैंने डरते हुए अपना रास्ता बनाया। जब मैं ऊपर पहुंचा, मेरी उंगलियां बेहिस हो चुकी थी और हवा मेरे चेहरे को कुचल रही थी। मैं छत पर ऊपर चढ़ गया। पॉल मेरा इंतजार कर रहा था और एक पुरजोश नो उमर अंदाज में मुस्कुरा रहा था। पतला सा चांद हमारे ऊपर लटक रहा था, बाकी अंधेरा था। अचानक पॉल मेरी तरफ लपका। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। जब उसका बाजू मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने घबराहट महसूस की। मैं उससे बचने के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। एक खौफनाक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि वो मुझे छत से फेंक देगा। उसके बजाय उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तुम किनारे के बहुत करीब हो। यहाँ दरमियान में रहो। ये ज्यादा महफूज है। मैंने इस बात में सर हिलाया। ये एक बुरा ख्याल था। मैं पॉल के पास दूर तक खुद को महफूज नहीं समझ रहा था। मैं नीचे उतरने का मशवरा देने ही वाला था कि उसने अपना सिगरेट निकाला और मुझे पेश किया। मैंने हिचकिचाहट की, फिर मैंने सिगरेट ले लिया। लाइटर निकालकर सिगरेट जलाते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैं वहीं खड़े रहा और एक लम्हे के लिए खामोशी से सिगरेट नोशी करता रहा। ये वो जगह है जहां हम बैठते थे, अलीशिया और मैं, हर रोज देर तक। तुम्हारी उम्र कितनी थी? मैं तकरीबन 7 या 8 साल का था। अलीशिया की उम्र भी 10 से ज्यादा नहीं थी। तुम लोग सीढ़ियां चढ़ने में थोड़े माहिर थे, मुझे ऐसा लगता है।
हमारे लिए ये आम था। जब हम नौजवान थे तो ऊपर आकर सिगरेट और बियर पीते थे। मैंने एक नौ उम्र अलीशिया का खाका बनाने की कोशिश की, जो उसके बाप और उसके बदमाश खाला से छुप रही थी। पॉल, उसका प्यारा छोटा कजन, सीढ़ियों के पीछे चल रहा था, उससे तंग कर रहा था, जबकि वो खामोश और अपने ख्यालात के साथ अकेली रहना चाहती थी। ये छुपने की अच्छी जगह है, मैंने कहा। पॉल ने सर हिलाया। अंकल वर्नन सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। वो भी अम्मी की तरह बहुत वजनी थे। मैं बमुश्किल ऊपर चढ़ सका। ये बेलें जैसे मौत का जाल हों। ये बेल नहीं है, ये चंबेली है। पॉल ने सब्ज अंगूर को देखा, जो सीढ़ियों की चोटी तक फैले हुए थे। अभी तक कोई फूल नहीं निकला। बहार से पहले तो आसरा भी नहीं। इतर सी महक आती है जब फूल खिलते हैं। वो एक लम्हे के लिए यादों में खोया हुआ था। ये हैरत अंगेज है। क्या? कुछ नहीं। उसने कंधे उचकाए। वो चीज जो मुझे याद आई। मैं अभी चंबेली के बारे में सोच रहा था। वो उस दिन पूरे आबोताब पर थी, हादसे के दिन, जब एवा मारी गई थी। मैं उधर उधर देखने लगा। तुम और लिशिया यहाँ इकट्ठे आए थे, तुमने कहा। उसने सर हिलाया। माँ और अंकल वर्नन वहां हमें ढूंढ रहे थे। हम उन्हें पुकारते हुए सुन सकते थे, लेकिन हमने एक लफ्ज भी नहीं कहा। हम छुपे रहे। तब वो हादसा हुआ। उसने सिगरेट निकालकर मुझे एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया, लिहाजा तुम उसे देख सकते हो। जुर्म का मंजर। जुर्म? पॉल ने जवाब नहीं दिया और मुझ पर हंसा। क्या जुर्म, पॉल? वर्नन का जुर्म। अंकल वर्नन अच्छे आदमी नहीं थे। तुमने देखा? बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, जब उसने ये किया। क्या किया? उसने अलिशिया को मार डाला। मैंने पॉल की तरफ देखा। अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अलिशिया को मार डाला? तुम क्या कह रहे हो? पॉल ने नीचे जमीन की तरफ इशारा किया। अंकल वर्नन वहां अम्मी के साथ नीचे खड़े थे। वो नशे में थे। अम्मी ने अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं खड़ा अलिशिया के लिए चीखता रहा। वो उससे बहुत नाराज था। वो बिल्कुल पागल हो रहा था, क्योंकि अलीशा छुप रही थी, लेकिन वो एक बच्ची थी जिसकी माँ अभी अभी मरी थी। वो एक घटिया आदमी था। वो बस आंटी एवा की परवाह करता था। मुझे लगता है कि तभी उसने ये कहा था। क्या कहा था? मैं सब्र खो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। हकीकत में क्या हुआ था? वर्णन इस बारे में बता रहा था कि वो एवा से कितना प्यार करता है। वो उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरी लेडी, वो कहता रहा। बेचारी मेरी एवा, उसे क्यों मरना पड़ा? मौत उसको ही क्यों आई? उसकी बजाय अलिशिया क्यों नहीं मरी? मैं हैरान रहकर एक लम्हे के लिए पॉल की तरफ देखता रहा। मुझे यकीन नहीं था कि मैं समझ गया हूँ। उसकी बजाय अलिशिया क्यों नहीं मरी? उसने यही कहा था। अलिशिया ने ये सुना। हाँ, और अलिशिया ने मुझसे कुछ सरगोशी की। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझे मार डाला, उसने कहा। बाबा ने मुझे मार डाला। मैंने बेआवाज पॉल की तरफ देखा। मेरे सर में घंटियां बजने लगी, गूंजने लगी। ये वही था जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैंने उसे ढूंढ लिया। मोहम्मद का गुमशुदा टुकड़ा, जो आखिरकार यहाँ कैम्ब्रिज की एक छत पर मिल गया। लंदन वापसी के तमाम रास्ते मैंने जो कुछ सुना था उसके मुज़म्मरात के बारे में सोचता रहा। मैं अब समझ गया था कि लिस्टस की एलिशिया के साथ क्या निस्बत थी। जिस तरह एडमिस्ट ने जिस्मानी तौर पर लिस्टस को मौत की सजा दी थी, इसी तरह वर्नर रोज ने अपनी बेटी को नफसियाती तौर पर मौत की सजा दी थी। एडमिस्टस ने जरूर किसी न किसी सतह पर अलिस्टस से मोहब्बत की होगी, लेकिन वर्नन मोहब्बत करने वाला नहीं था। वो सिर्फ नफरत ही करता था। उसने नफसियाती तौर पर बच्ची को कत्ल किया था, और अलीशिया को ये मालूम था। उसने मुझे मार डाला, उसने कहा। बाबा ने मुझे मार डाला। अब आखिरकार मेरे पास काम करने के लिए कुछ था। वो कुछ जिसके बारे में मैं जानता था। बच्चों पर नफसियाती जख्मों के जज्बाती असरात बलूगत में कैसे ज़ाहिर होते हैं।
اس کا تصور کریں، آپ کے والد وہ ہستی ہیں جس پر آپ اپنی بقا کے لیے انحصار کرتے ہیں، اور وہی ہستی آپ کی موت کی خواہش کرے تو یہ ایک بچے کے لیے کتنا خوفناک ہونا چاہیے، کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ آپ کی عزت نفس کا احساس کیسے بکھر جائے گا، اور وہ درد بہت زیادہ ہوگا جو محسوس کرنے کے لیے بہت بڑا ہو۔ اس لیے آپ اسے نگل لینے، دبانے اور دفن کرنے کی کوشش کریں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے صدمے کی حقیقت سے رابطہ کھو دیں گے، اس کے اسباب کی جڑوں کو الگ کر دیں گے اور بھول جائیں گے، لیکن ایک دن تمام دکھ اور غصہ ایک ساتھ پھٹ جائے گا، جیسے ڈریگن کے پیٹ سے آگ نکلتی ہے، اور آپ بندوق اٹھائیں گے۔ آپ اس کے غصے کو اپنے والد پر نہیں اتاریں گے جو مر گیا ہے اور دل سے اتر بھی گیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے، بلکہ آپ اسے اپنے شوہر پر اتاریں گے، جس نے آپ کی زندگی میں اپنی جگہ لی تھی، جس نے آپ سے پیار کیا اور آپ کے ساتھ بستر پر سویا۔ آپ اس کے سر پر 5 گولیاں ماریں گے، ممکنہ طور پر یہ جانے بغیر کہ کیوں۔ رات کے وقت ٹرین لندن واپسی کے لیے چل رہی تھی۔ آخر کار میں نے سوچا، بہرحال میں جانتا تھا کہ الیشا تک کیسے پہنچنا ہے۔ اب ہم شروع کر سکتے ہیں۔ 9واں باب۔ میں الیشا کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میں اس خاموشی میں بہتر محسوس کر رہا تھا، اس کو برداشت کر رہا تھا اور اس میں ڈھل رہا تھا۔ الیشا کے ساتھ اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا خاموش احتیاط کرنا تقریباً آرام دہ ہو گیا تھا۔ الیشا نے اپنا ہاتھ گود میں تھامے ہوئے تھا، جنہیں وہ کبھی پکڑ رہی تھی تو کبھی چھوڑ رہی تھی۔ وہ میرا سامنا کر رہی تھی، میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ کھڑکی کی سلاخوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بارش رک گئی تھی اور بادل لمحہ بلمحہ الگ ہو کر ہلکے نیلے آسمان کی ظاہر کر رہے تھے۔ پھر ایک اور بادل نمودار ہوا جس نے آسمان کو سرمئی رنگت سے ڈھانپ لیا۔ تب میں بولا، مجھے ایک اہم چیز کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ آپ کے کزن نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ میں نے یہ بات بہت نرمی سے کہی۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تو میں آگے بڑھا۔ پول نے کہا کہ جب تم چھوٹی تھی تو تم نے اپنے باپ سے کچھ تباہ کر دینے والے الفاظ سنے تھے، کار حادثے کے بعد، جس میں آپ کی ماں کی موت ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والا رد عمل ظاہر کرے گی، کسی قسم کا اعتراف کرے گی۔ میں نے انتظار کیا، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہوں گی کہ پول نے مجھے یہ سب بتایا۔ یہ کسی کے اعتماد کو دھوکہ دینے جیسا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے ذہن میں آپ کے لیے بہتر مفادات ہیں۔ آخر آپ میری دیکھ بھال میں ہیں۔ کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ میں ہچکچایا۔ اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ نہیں، شاید یہ مطلب پرستی ہے۔ شاید میں ہوں تو تھوڑی مدد مل سکتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے خیال سے بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ بہت زیادہ انکشافات کرنے کی خواہش کے بغیر تم نے اور میں نے اس طرح کے بچپن کا تجربہ کیا ہے، ایک جیسے باپوں کا سامنا کیا، اور ہم دونوں نے جتنی جلدی ہو سکا گھر سے نکل گئے۔ لیکن ہم نے جلد ہی دریافت کر لیا کہ نفسیات کی دنیا میں جغرافیہ فیصلہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ کئی چیزیں اتنی آسانی سے پیچھے نہیں رہ پاتی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا بچپن کتنا ضرور رساں تھا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھو کہ یہ کتنا سنجیدہ ہے۔ آپ کے والد نے جو کہا وہ نفسیاتی قتل کے مترادف ہے۔ اس نے آپ کو مار دیا تھا۔ اس بار اس نے رد عمل ظاہر کیا۔ اس نے تیزی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں جیسے میرے اندر جل رہی تھیں۔ اگر نگاہ مار سکتی تو یقیناً میں مر گیا ہوتا۔ میں نے بغیر کوئی خوف کھائے اس کی قاتلانہ نگاہوں میں جھانکا۔ الیشیا، یہ ہمارا آخری موقع ہے۔ میں اب یہاں پروفیسر ڈیمیڈوس کے علم یا اجازت کے بغیر بیٹھا ہوں۔ اگر میں آپ کی خاطر اس طرح کے اصولوں کو توڑتا رہا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ آپ مجھے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ کیا آپ سمجھ رہی ہیں؟ میں نے یہ بات بغیر کسی امید یا جذبات، آس یا احساس سے خالی ہو کر کہی۔ میں دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے بیزار ہو گیا تھا۔ مجھے کسی قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی، اور تب
میں نے سوچا کہ میں نے اس کا تصور کیا ہے، میں نے سوچا کہ میں کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے بے دم ہو کر اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے اسے اپنے سینے میں دل کی دھڑکن محسوس کی۔ بات کرتے ہوئے میرا منہ خشک ہو گیا۔ کیا کیا آپ نے ابھی کچھ کہا؟ ایک اور خاموشی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس کا تصور کیا ہوگا، لیکن پھر یہ دوبارہ ہوا۔ علیشا کے ہونٹ دھیرے دھیرے درد سے ہلے۔ اس کی آواز بھرتے ہی تھوڑی سی ٹوٹ گئی، جیسے کرکراہٹ کرنے والے دروازے کو تیل کی ضرورت تھی۔ کیا؟ اس نے سرگوشی کی، پھر وہ رک گئی، پھر دوبارہ کیا کیا؟ ایک لمحے کے لیے ہم صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میری آنکھیں دھیرے دھیرے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کرتی رہو، بات کرو، مجھ سے بات کرو لیشیا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے،